अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं मैं हूं वकार अहमद। नाज़रीन, बात यह है कि क्या आप बोरियत का शिकार तो नहीं हैं? मतलब हम नॉर्मली बोरियत का शिकार होते हैं, बोर हो जाते हैं ज़िंदगी से, और हम चाहते हैं कि कुछ सरप्राइजेज मिले। और हमारे दिमाग की साख्त भी ऐसी है, हमारे दिमाग की साख्त ऐसी है कि उसको सरप्राइजेज बहुत अच्छे लगते हैं और सरप्राइजेज जो है वो हमें खुशी देते हैं। और वो सरप्राइजेज आपको किताबों से मिल सकते हैं, नए आइडियाज़ की सूरत में मिल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मुसन्निफ़ीन हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो अपने अंदर समंदर रखती हैं। और कई मुसन्निफ़ तो ऐसे होते हैं ना कि उनके हर फ़िक्रे के अंदर एक समंदर छपा होता है। इस तरह के एक मुसन्निफ़ जो हैं वो खलील जिब्रान है, और खलील जिब्रान का बहुत सारा काम जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट हो चुका है, बल्कि कुलियात खलील जिब्रान जो है उस सूरत में भी आप, और नेशनल बुक फाउंडेशन ने उनका तर्जुमा उनके नावलर्स और अफसानों का किया है। तो जब भी कहीं टूर पे जाएं या वीकेंड पे हों या कभी भी इस तरह बोर हो रहे हों, तो इस तरह की किताब जिसके हर फिक्रे में एक तलातुम छुपा होता है, तो आप सुबह सुबह हम ये कर सकते हैं कि ये 2-3 चीज़ें खलील जिब्रान की, ताकि ये सरप्राइजेज आपके दिमाग को जाएँ, आपका दिमाग खुश हो। वो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत सारा दुख तुम्हारा ही इंतखाब है। एक जगह कहते हैं कि जब तुम्हारा कुआं लबरेज है और फिर भी तुमको प्यास का डर है, तो क्या इसके मानी ये नहीं है कि तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझाई जा सकती? वाह 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 वाह। और आखिरी एक और खूबसूरत चीज़ के, इल्म जब इतना मगरूर हो जाए कि रो ना सके, जब इतना संगीन हो जाए कि मुस्कुरा ना सके, इतना खुदगर्ज हो जाए कि किसी मजबूरी का इदराक ना कर सके, तो जाहिलियत से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। खलील जिब्रान को पढ़िए और अपने दिमाग को सरप्राइजेस देते रहिए और खुश रहिए। बिल्कुल, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और देखते हैं आज की हेडलाइंस। सारे माफियाज इकट्ठे होकर मुझसे एनआरओ लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कहा, अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून से मुल्क तबाह हुआ। वजीर आजम इमरान खान। जहांगीर तरीन के इल्जामात पर पंजाब हुकूमत की वजाहतें। जो समझते हैं उनके लिए वजीर आला के दरवाजे खुले हैं। फिरदौस आशिक आवान। कोरोना केसेस में कमी के बाद एनसीओसी का पाबंदियों में नरमी का ऐलान। मुल्क भर के तालीमी इदारे 7 जून तक खुल जाएंगे। चाय से तंदूर तक सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना ले जा रही हैं चंदूर। हेडलाइंस आपने जानी, अब आज की बड़ी खबर। पहले बात करेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप की। तो इस ग्रुप ने पीटीआई को बहुत बड़ा धचका दे दिया है। पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप ने बाकायदा जो है वो अलहदगी का ऐलान कर दिया है। और जो उनके एमपीए हैं बिल्कुल सईद अकबर, उनका ये कहना है कि पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर उनको मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि जो अलग जो नशिस्तें हैं उसके लिए स्पीकर पंजाब असेंबली को दरख्वास्त भी दे दी गई है। और आज अदालत में पेशी के मौके पर जहांगीर तरीन ने अपने हामियों के साथ मीडिया टॉक करनी है। और पंजाब ग्रुप पर उन्होंने जो कल मीडिया टॉक की, उसके अलावा भी बहुत सारी जो है उनकी इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम लगाया है। और उनका ये कहना है कि जो धड़ेबाजी है और ये जो इस तरह की चीजें हैं, मतलब कि जो ग्रुपिंग के हवाले से भी उनका कल काफी चीजें जो है वो सामने आई हैं। और उनका ये कहना है कि चेंजेस जो है वो होती रहती हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि पंजाब हुकूमत जो है वो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है और इसका इनके खिलाफ वो आवाज़ उठाना जो है, ये जो हमने ग्रुप किया है, हमारा आईनी हक है। ग्रुप और धड़ेबंदी हर पार्टी में होते हैं। हम पीटीआई में थे, हैं और रहेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के दीगर अरकान ने धमकी लगाई है कि अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो पंजाब में बजट इजलास का बाइकाट करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के इल्जामात के बाद पीटीआई की जानिब से जवाबी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है और वाज़ेह किया है कि पंजाब में किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। हुकूमत का दामन साफ है, जहाँ भी बेज़ाब्तगी या खराबी नजर आएगी फौरी एक्शन होगा। इसके साथ साथ पीटीआई की जानिब से गुज़श्ता रोज से आई स्टैंड विद इमरान खान, आपने देखा था उसमें हाँ, वो तो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा है, जिसमें तमाम वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से भरपूर यकजहती का इजहार किया और जहांगीर तरीन ग्रुप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तो हमारे साथ इस वक्त हैं फिरदौस आशिक आवान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, आज से कुछ 10-12 दिन पहले की बात है, आप हमारे सेट पे थी और हिना नियाजी के साथ आप फालूदा बना रही थी। तो आज हम किसी सियासी फालूदे के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, ये जो इंतकामी कार्रवाई स्पेशली जो कहा जा रहा है कि
जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से कि इंतकामी कार्रवाई का उनको निशाना बनाया जा रहा है। एक ही हुकूमत है, तो एक ही हुकूमत के अंदर कैसे, मतलब कौन इंतकामी कार्रवाई कर रहा है जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ? हाँ, पहली बात तो ये है कि आपका सियासी फलूदा जो है वो उन फ्लेवर्स के बगैर बन नहीं सकता जो सियासत के साथ जुड़े होते हैं जी। और एक सियासी कारकुन होते हुए मैं समझती हूँ कि ये सारी जो सियासत के अंदर दाव पेच और अपने आप को सियासी महाज से इफेक्टिव रखने के लिए, अपने किरदार को मौसर रखने के लिए सियासी लोग जो है वो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, उनके आपस में दाव पे चलते रहते हैं। और पीटीआई के अंदर स्पेशली क्योंकि इमरान खान साहब ने पार्टी के अंदर जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दिया है, तो हर शख्स को आज़ादी है कि वो बात कर सकता है, किसी गलत की निशानदेही कर सकता है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बरमला जो है वो इज़हार कर सकता है। तो जो पंजाब के हवाले से उन्होंने बात की है, तो आपको भी पता है कि उस्मान बुज़दार साहब के जो मिजाज है वो ऐसा है ही नहीं कि वो किसी को इंतकाम का निशाना बनाए, और उनके मिजाज के साथ जुड़ा ये रवैया मुमकिन नहीं है कि किसी को इंतकाम करके के जरिए जो है किसी की टारगेट करके कोई ह्यूमिलेशन करें या उनको सियासी नुकसान पहुँचाएं। हाँ, कहीं कोई गलत फहमी हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन गैप है। डॉक्टर साहब, कम्युनिकेशन गैप बहुत ही कोई मतलब कोई बड़ा हुआ है, यानी आप कह रही हैं कि ये सिर्फ सियासी बयानबाजी तो नहीं, मतलब उन्होंने तो अलग नशिस्तों के लिए भी दरखास्त दे दी है। आपसे सवाल ये कि पहले इनका ये था कि वो वज़ीर-ए-आज़म के जो इर्द गिर्द लोग हैं उनसे शिकवा था, और अब तो कहा जाता था कि इंतकामी कार्रवाई, अब वो पंजाब हुकूमत की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये तो फिर अगर कम्युनिकेशन गैप है तो बहुत ही, मतलब ये जहांगीर तरीन ग्रुप का असल मसला है क्या? बस ये बता दें डॉक्टर साहब। देखिए, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो है, जो हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप रहा है, उस पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर जो है वो हर शख्स जो है वो तवज्जो चाहता है, वो सरपरस्ती चाहता है, और ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन साहब हों या उनके साथ जुड़े जो साथी हैं उनके, वो सारे जो हैं वो अक्सरियत उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हरावल दस्ते का अहम जुज़ रहे हैं पूरी उनकी सियासी जदोजहद के अंदर। ख़ुसूसन जहांगीर तरीन साहब का जो रोल रहा है वो आपको पता है कि पीटीआई के अंदर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर के तौर पे, सतून के तौर पे उन्होंने किरदार अदा किया। अब जब हुकूमत बनी तो जिस तरह का रोल और जिस तरह का एक मौसर किरदार वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो शायद इमरान खान साहब की जो आपको पता रूल ऑफ लॉ की पॉलिसी है, जो नो वन इज अबव द लॉ और यकसा इंसाफ और एहतसाब का जो पीटीआई का नारा है, उसकी ये इस हवाले से जब उनकी शुगर केसेस पे उंगली उठी तो इमरान खान साहब ने अपने करीबी तरीन साथी और दरीना पोर्टल को सबसे पहले जो है वो जवाबदेह बनाया। तो जवाबदेह होना पीटीआई का सबसे यूनिक तारफ है कि हम हुकूमत में होते हुए भी हुकूमती अरकान हों, वज़रा हों, उहदेदारान हों, वो सब कानून को जवाबदेह होते हैं, अवाम को जवाबदेह होते हैं, और सबसे अहम पार्टी को जवाबदेह होते हैं, और पार्टी जो है वो किसी को माफ नहीं करती है। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, एक यकसा सलूक है, तो वो जो एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के साथ जुड़ा, एक उनके इंक्वायरी प्रोसेस था, उसके हवाले से उनकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, और क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है तो वो ये समझते हैं कि उनको जो है वो कोई बेहतर रवैया और कोई बेहतर सपोर्ट मिलनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब या हमारे जितने एक पार्टी के अंदर जो नैरेटिव है वो एक ही है कि हर किसी के साथ जो है वो कानून यकसा होगा, और कहीं पे किसी को फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म के जो सबका रवैये रहे, जो सबका रवैयात रही, उसी सिस्टम का हम खात्मा करने आए हैं। अगर वही लेगेसी आगे हम लेके चलते हैं तो तब्दीली जो है वो उसके ख्वाब जो अवाम ने देखे हैं, फिर वो उस तरह से हम उनकी तबीर नहीं दे सकते। तो जो निज़ाम
जिस तरह से था, उस निज़ाम के साथ जुड़े जो बेनिफिशरी हैं और उस निज़ाम। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, इसके खिलाफ जो है हुकूमत को कोई एक्शन तो लेना चाहिए था, क्योंकि कोई कंफ्यूजन है अजीब सी। अभी तक कोई एक्शन, कोई नोटिस इस चीज का क्यों नहीं लिया पीटीआई ने? इसलिए कि ये हमारे घर के फर्द हैं, खानदान का हिस्सा है, पीटीआई फैमिली का हिस्सा है। और पीटीआई खानदान के अफराद जो है उनके एक दूसरे से गिले शिकवे होते हैं और उनको दूर करने का फोरम जो है वो घर ही होता है, खानदान ही होता है। खानदान से बाहर जाके आप वो गिले शिकवे जो है वो खत्म नहीं कर सकते। और उन्हें भी मैं ये अपील करूंगी तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मीडिया की स्क्रीन पे बार बार ना लाएं। एग्जैक्टली हमारा भी यही डॉक्टर साहब पॉइंट है कि वो आप कह रही हैं कि खानदान के अंदर ये का एक झगड़ा है, लेकिन डॉक्टर साहब ये बहुत बाहर निकल गया है, मतलब आप बाहर, हाँ ये घर से बाहर डिस्कस हो रहा है, तो इसीलिए यानी ये मसाइल बढ़ रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि उनको मिल बैठ के इनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी सुनना है। और जो ये कह रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो वो उन्होंने निशानदेही करनी है कि किस इशू में, किस जगह पे, कहाँ, किसके साथ जो है टारगेट करके कोई ऐसी इंतकामी कार्रवाई हुई है, तो वज़ीर आला उस पर भी जीरो टॉलरेंस दिखाएंगे। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि वज़ीर आला के हुक्म पे किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन को जो है वो अज़ियत पहुंचाई गई हो, या किसी को टारगेट करके अवामी मफाद के किसी प्रोजेक्ट में उसका हक जो है रोका गया हो, या अवाम को रिलीफ देने के रास्ते में कहीं हुकूमत रुकावट बनी हो। डॉक्टर साहब बैठने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, शेख रशीद की जरूरत है। जी, शेख रशीद साहब जो हैं उन समेत कई वफाकी जो वज़रा हैं, उन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग नून के हवाले से दावा किया है कि अब नून से शीन निकली, कि अब नून से शीन निकली। और अब सूरत हाल ये है कि अब इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि नून से शीन पता नहीं निकली या नहीं निकली, या निकलेगी या नहीं निकलेगी, लेकिन पीटीआई से टी निकल गई है। देखिए, बात ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, गिले शिकवे करना और निशानदेही करना किसी ऐसे इशू पे जो तवज्जो तलब हो, तो वो ये नहीं है कि वो आपसे अलहदा हो गए, आपसे जुदा हो गए, आप मुझसे मुखालिफ हो गए, या आपसे उन्होंने जो राय मुख्तलिफ कर ली। ऐसी सूरत हाल नहीं है। तरीन साहब ने जिस आशियाने को अपने हाथ से बनाया, वो कभी भी इस आशियाने को बिखरने नहीं देंगे। और उनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने है कि वो पीटीआई का हिस्सा है, रहेंगे, और किसी जगह भी पीटीआई के मफाद के खिलाफ वो ना निकलेंगे और ना पीटीआई के इंटरेस्ट को, पीटीआई की काज को और इस मुल्क के मफाद को किसी जगह पहुंचाएंगे। तो जब वो खुद इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, तो फिर हमें उनको बिलीव करना चाहिए। और टिल द टाइम कोई ऐसा काम जिससे पीटीआई को नुकसान पहुंचे या इमरान खान के मैनिफेस्टो को वो हर्ट करें, तब तक हमें जो है वो अपने जज्बात का ख़ुसूसी ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात जिससे हमारे वो साथी जो है उनकी दिल आज़ारी हो, और उन्हें भी ये इस चीज़ को हर हाल में मुकद्दम बनाना है कि पार्टी के डिसिप्लिन में रह के उन्होंने अपनी बात करनी है और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है, और डिसिप्लिन में रह के उन्होंने इस पूरे इशू को सेटल करना है। डॉक्टर साहब, बाउंड्री से बाहर जाके खेलेंगे जी तो फिर बाउंड्री। डॉक्टर साहब, मुझे एक तो कैच आउट होने के चांसेस होते हैं। मुझे एक तो बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, और जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि उन्होंने बजट बाइकआउट जो है उसकी भी की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए अलहदा नशिस्तें। तो आप क्या समझती हैं कि वो जब बजट का इजलास होगा तो वो कहीं अपोजिशन या दूसरी तरफ ना बैठे हो, अलहदा नशिस्तों पर ना बैठे हों? मतलब ये थोड़ा सीरियस था मामला है। जहांगीर तरीन को जानती हूँ और मैं जिन साथियों को उनके जानती हूँ, मैं इस बात पे बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जो मर्जी हो जाए, जहांगीर तरीन कभी पीटीआई को मुश्किल में नहीं डाल सकते। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बेहद खुशी हुई। डॉक्टर साहब, बात ये डॉक्टर साहब थोड़ा सा वक्त, पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात ये है कि आपसे बात करके इसलिए बहुत खुशी होती है कि मतलब जिंदगी ना उसमें होप ही होप आ जाती है और बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो आई थिंक हमें ब्रेक लेनी है। जी बिल्कुल, ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कराची की। कराची शहर के बासियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि गुज़िश्ता कई रोज से जो मुअत्तल समंदरी हवाएं थी वो बहाल हो गई हैं और हवा में नमी का जो तनासब है वो बढ़ गया है और दर्जा हरारत भी जो है वो गिर गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और अब तक शहर में बारिशों का इम्कान है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदा जो है वो कराची ज्वाइन कर रहे हैं, आफ्ताब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब खान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज शहर कायद का मौसम कैसा है और जो लू के थपेड़े हैं जो पिछले कुछ दिनों से जो ना गर्म हवाएं चल रही थी, लू चल रही थी, उसमें क्या कमी आई है आज? जी बिल्कुल आई है। और 3 दिन कबल जो 3 दिन तक जो कराची में यानी 3 दिन तक हीट वेव रहा और उसके बाद जो है कल की अगर हम बात करें तो जुज़वी हीट वेव रहा, उसकी वजह से शदीद गर्मी जो है वो कराची में रही और लू के थपेड़े चले और दर्जा हरारत जो है वो 41 तक भी रिकॉर्ड हुआ, 43 तक भी जो है गया और उसके साथ जो फील लाइक था वो बहुत ज़्यादा महसूस किया लोगों ने। गर्मी के एहसास जो है बहुत ज़्यादा रहा। उसकी वजह ये थी कि थर की साइड से यानी शुमाल मशरकी जो हवाएं हैं वो कराची में गश्त कर रही थी, लेकिन अब खुशाइन बात ये रही कि कल से पैर से जो है वो समुद्री हवाएं दोबारा बहाल हो चुकी है। उस वक्त गो कि इसकी रफ्तार बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद एक उम्मीद पैदा हो चली है कि ये जो आगे जाके इन हवाओं की रफ्तार जो है बढ़ेगी और उसकी वजह से शहर का जो दर्जा हरारत है वो मामूल पर आने की इसकी तवक्को है। क्योंकि ये जो समुद्री हवाएं मुअत्तल हुई थी, ये जो सिस्टम इस वक्त मौजूद है राजस्थान के करीब, जो कि अब तूफान के बाद वापस डिप्रेशन की शक्ल में बन गया है और उसके बाद लो प्रेशर बनेगा वो, तो उसकी वजह से समुद्री हवाएं जो है वो पहले तो मुकम्मल तौर पर बंद थी और अब जुज़वी मुतासिर है। और इसी सिस्टम के नतीजे में कराची में आंधी भी चली थी परसों और कल फिर एक एडवाइजरी और जारी की थी महकमा मौसमियात ने, जिसके मुताबिक कराची में आंधी का इम्कान जाहिर किया गया था और इसके अलावा जो है वो बारिशें जो है कई हल्की और मुतदल बारिशों की भी पेशगोई की गई थी, लेकिन इस तरह का कोई सिनारियो कल बना नहीं। इसके साथ साथ जब ये सिस्टम पूरा मुकम्मल तौर पर खलीज राजस्थान के पास ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद कराची में जो है मामूल पर जो है वो दर्जा हरारत आ जाएंगे। ये कहना है महकमा मौसमियात का। आफ्ताब साहब, ये जो ओवरऑल मामूल था जो जिंदगी का वो कराची के अंदर, वो इस पूरी हीट वेव में क्या असर? मैंने 1-2 वीडियोस देख रहा था जिसमें लोग ठंडी पानी की बोतलें जो हैं वो तकसीम कर रहे थे और बहुत अच्छे, यानी जितनी भी गर्मी थी उसको कम करने के लिए कई रिफाई इदारे भी पेश थे। तो इस तरह के मनाजिर को आपको नजर आए कराची में? जी देखिए, ये तो कराची की एक रिवायत हमें रही है कि रमज़ान में भी हम ये देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है जिस तरह वो अफ्तारी करवाते हैं सड़कों पे, इसी तरह जब ये महकमा मौसमियात की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया था और ख़ासतौर पर शहरियों की ताकीद की गई थी कि 11 से 4 बजे तक जो है गैर ज़रूरी तौर पर घरों से जाने से, बाहर निकलने से गुरेज करें। तो उसमें भी इन्हें देखा कि जो लोग मजबूरी की हालत में, जाहिर सी बात है वैसे तो ट्रैफिक इस दौरान जो है बहुत कम रहा सड़कों पर, लेकिन जब लोग आ जाते थे तो फिर यही लोग जो है ये मुख्तलिफ नौजवानों की टोलियाँ हैं जो कि फलाई इदारों के अलावा निजी सतह पर भी हमने देखा कि लोग जो है खुद अपनी पॉकेट मनी से जो है वो ये ठंडे पानी की बोतलें खरीद के लोगों में तकसीम करते हैं। अगर अक्सर सिग्नलों पर हमें ये नज़र आते हैं, तो ये भी एक शहर का एक हुस्न है। बहरहाल ये कराची की खूबसूरती है। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि अभी मजीद जो नहीं, इस वक्त मजीद किसी तूफान की या कोई अंदेशा के वाले से कोई पेश गोई महकमा मौसमियात क्या कहता है? यानी अब ये मामलात जो हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल उस तरफ जाएंगे या अभी भी कहीं कुछ परसेंटेज कहीं मतलब कोई अभी है प्रॉब्लम? देखिए, तूफान का एक बड़ा आसान से एक फार्मूला दिया जाता है महकमा मौसमियात की जानिब से कि इस समंदर पे पहले लो प्रेशर बनता है, हवा का कम दबाव, फिर वो डिप्रेशन में तब्दील होता है, फिर साइक्लोन बनता है, फिर वो सुपर साइक्लोन तक भी जाता है। लेकिन जब ये वापस वीक होना शुरू होता है या तो लैंडफॉल करता है, कहीं टकराता है, और उसके बाद जब ये वापस जब वीक होना शुरू होता है तो फिर आता है डिप्रेशन पे, फिर लो प्रेशर, और उसके बाद ये समंदर में ख़त्म हो जाता है। इस वक्त भी इसी तरह की सूरत हाल है। डिप्रेशन के बाद यकीनी तौर पर ये जो तूफान तावते था या तोकते था, ये ख़त्म हो जाएगा समंदर में राजस्थान के करीब, भारतीय राजस्थान के करीब, और आगे जो है चूँकि मानसून से पहले जो है बोईरा अरब में जो है इस किस्म के साइक्लोन बनते रहते हैं। पहले लो प्रेशर बनता है, उसके बाद साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये इम्कान अभी मौजूद है और अगर आइंदा जो इस किस्म के जो है वो कोई सरगर्मी बोईरा अरब में हुई तो उसके नतीजे में कराची की हवाएं जो है वो बंद रहने का इम्कान है और उसकी वजह से डेफिनेटली हीट वेव भी होगा। और आफ्ताब साहब, ये भी है कि सिर्फ ये कराची नहीं बल्कि आप कह रहे हैं कि थार की तरफ से और राजस्थान की तरफ से ये सारे मामला यानी तूफान आया, तो वो जो बाकी सिंध है यानी कराची से बाकी जो है रिमोट और बाकी जो सिंध है या थार है, वो किस हद तक मुतासर हुए और उसके वाले से क्या मामला रहे?
देखिए, कराची के मुकाबले में अगर देही सिंध के अजला की हम बात करें तो वहाँ जो है वो खुश कमाई चलती है। कराची में चूंकि समंदर जो इसको कहते हैं कि ये दो काम करता है, बड़ा अहम है कि एक तो ये कराची के लिए बिल्कुल पंखा है, जो पंखा होता है ना, जो पेडेस्टल फैन हम ऑन करते हैं, तो ये एक तो ये कराची के लिए पंखा, और इसके अलावा ये हवाओं को भी फिल्टर करता है। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी कुदरत है। बहरहाल तो ये जब बंद होती है, चूंकि वो लोग आदी है, देही सिंध के लोग जो है वो नॉर्मली जो कराची में 3 दिन हीट वेव रहा, इस किस्म का सिनारियो में नजर आता है। थर में आप चले जाए कि उसकी दिन के वक्त जो है बड़ी शदीद गर्मी होती है, रातें बड़ी ठंडी होती है वहाँ पे। तो कराची में 2 सिमतों की हवाएं चली इस हीट वेव के दौरान। एक तो शुमाल मशरकी चली पहले 3 दिन, जिसमें थर की तरफ से, छाछरों मिट्टी की तरफ से ये हवाएं आ रही थी, उसकी वजह से मौसम गर्म और खुश था। अब जो हवाएं चल रही है बलूचिस्तान की साइड से शुमाल मगरिबी, इसकी वजह से कराची में मौसम मरतूब है। और कल जब ये हवाएं चलना शुरू हुई तो कराची में हमने देखा कि बहुत सारे इलाकों में के इलेक्ट्रिक के जो सिस्टम है वो बैठ गया, ट्रिपिंग शुरू हुई। तो उस ट्रिपिंग की वजह ये है कि मरतूब हवाएं जो है वो सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करती, और उसके बाद वो कराची के इलाकों में बिजली का बहरान पैदा हो जाता है। आफ्ताब साहब, आपने जितनी बातें की हैं कि कल से आज बनिस्बत यानी बेहतरी आई है, उसकी एक तस्दीक तो स्क्रीन पे भी हो रही है। कल हम आपको देख रहे थे, कल आफ्ताब साहब का चेहरा जो है वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, आज बहुत फ्रेश नजर आ रहे हैं आप। जो मौसम है बड़ा खुशगवार लग रहा है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुल्क भर में कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों में कमी के बाद जो पाबंदियां उनको नरम कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ NCOC का जो इजलास हुआ, जिसमें बहुत अहम कुछ फैसले किए गए। अलामिया के मुताबिक 24 मई से जो सख्त SOPs के साथ साथ जो है सेहत और 5% कम केसेस वाले इलाकों में तालीमी इदारे भी खोलने का फैसला कर दिया गया है। जबकि रेस्टोरेंट्स और होटल्स में आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है, और टेक अवे की सहूलत भी जो है वो 24 घंटे कर दी गई है। NCOC के मुताबिक 1 जून से 150 अफराद के साथ ओपन एयर जो है मैरिज हॉल्स में तकरीबात भी जो हैं वो हो सकती हैं, उनकी भी इजाज़त दे दी गई है। ताहम पार्क्स में सिर्फ वॉकिंग और जॉगिंग की इजाज़त होगी। कोरोना की सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमने ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी से डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। ईद के बाद कोरोना केसेस में 3 दिन कमी देखने में आई, उसके बाद बतदरीज केसेस में इजाफा होना शुरू हो गया और अमवात भी मुसलसल बढ़ रही हैं। पाबंदियों में नरमी का फैसला किस बुनियाद पर किया गया? एक्चुअली मेरा सवाल ये है, इस हवाले से है कि क्या हमें थोड़ा सा वेट नहीं कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये 5-6 दिन ईद के बाद, 6-7 दिन बाद वो इफेक्ट आएगा, जो कि ईद के दिनों में जो भी SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। तो क्या ये थोड़ा फैसला जल्दी नहीं किया गया, या ये किस बुनियाद पे किया गया? देखिए नहीं, सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि कोरोना अब कुछ अरसे के लिए हमारे साथ मौजूद है, इस दुनिया मौजूद है। ये कुछ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात नहीं है, बल्कि हम इसको सालों में गिनते हैं। तो लाइफ जो है उसको टोटली जो है वो बंद नहीं किया जा सकता कि हर चीज बंद करके तो मुल्क का निजाम नहीं चलता। सब चीजें जो हैं वो बिल्कुल टोटल जिस वक्त आप शट डाउन कर देते हैं मुल्क को, तो फिर मैं समझती हूँ कि लोगों की रोजगार भी इफेक्ट होती है, बच्चों की एजुकेशन भी इफेक्ट होती है, और बहुत सारे दूसरे मामला जो हैं वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं और मुल्क नहीं करता। तो ये सूनर और लेटर हम लोगों को इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि हमें इन नए, जिसको हम न्यू नॉर्मल कहते हैं, कि इस नई तर्ज जिंदगी के साथ हमें अपनी जिंदगी के मामलात को जारी रखना है। ये जो थोड़ा सा इजाफा आया है ये एक्सपेक्टेड था, और जाहिर है कि जो ईद एक्टिविटीज थी या बिल्कुल प्री ईद एक्टिविटीज ये एक्सपेक्टेड बस थे और याना था, मगर ओवरऑल अगर हम की आवाज रेशियो है 40 पे रहेगा। जी डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से NCOC के फैसले आए हैं, बड़ी हद तक जो है वो नरमी कर दी गई है। क्या आपको लगता है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका जोर टूट गया है? देखिए, ये आने वाले दिन जो बेहतर बता सकेंगे। पाबंदियां लिफ्ट करने का ऐलान किया गया है, मगर अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। 1 जून को बहुत सारी चीजें जो है वो खोलना है, और उससे पहले 27 को और मीटिंग होगी जिसमें ये सारी सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा, और फिर फाइनली जो है उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की इजाजत दी जाएगी। अभी सिर्फ पाबंदियां उठाने का ऐलान किया है, मगर सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है,
और उस तारीख से पहले 2-3 दिन पहले दोबारा से रिव्यू किया जाएगा इस तमाम सिचुएशन का। एग्जैक्टली जिस तरह आपके पास स्टेटिस्टिक्स आएंगे, डाटा आएगा, उसके बाद उसकी बुनियाद पे आप दोबारा इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सूबे सिंध में दूसरे सूबों की निस्बत कोरोना का उसमें केस के फैलाव में एक इजाफा नजर आ रहा है, इसकी कोई खास वजह? जी देखिए, जहाँ कहीं पर भी कोरोना का फैलाव होगा वो डेफिनेटली SOPs पे अमल दरामद ना करने की वजह से होगा। तो मैं समझती हूँ कि शायद वहाँ पर SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्ट्रांगली नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। तो इसी वजह से, क्योंकि कोरोना तभी फैलेगा जब सोशल गैदरिंग्स होंगी, लोग इकट्ठे होंगे और जो SOPs इशू की गई हैं उन पे अमल दरामद नहीं होगा। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है, और स्पेशली जो 30 साल से ज़ायद जो उम्र वाले हैं वो उनकी वैक्सीनेशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है? देखिए, उनकी रजिस्ट्रेशन तो जैसा आपके इल्म में है कि वो शुरू हो गई है। जैसे ये खास नंबर तक उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 2-3 हफ्ते के अंदर उनकी भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा। इस वक्त वैक्सीनेशन के अमल में मैं समझती हूँ कि तेजी आ गई है। बहुत सारे नए वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हैं। इस्लामाबाद में मास वैक्सीनेशन सेंटर कल F9 पार्क में खोला गया है, जहाँ पे तकरीबन 10,000 लोग डेली वैक्सीनेट करने की कैपेसिटी होगी। इसके अलावा पूरे मुल्क में जो है वो नए वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, नया वैक्सीनेटर्स का अमला भर्ती किया गया है। तो वैक्सीन हमारे पास वाफिर मिकदार में अब मौजूद है, पहुंच भी चुकी है और पीछे से मजीद कंसाइनमेंट्स जो आ रही हैं। मगर असल इशू जो है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन का अमल जो है उसमें उतना रिस्पॉन्स हमें नहीं आ रहा। अभी तक जिन एज ग्रुप्स के लिए ये वैक्सीनेशन का खुली है रजिस्ट्रेशन, सिर्फ वो जो जितनी आबादी है हमारी उस एज ग्रुप की, उसके मुश्किल से 10% लोग जो है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है। मगर बहरहाल जो रजिस्टर करा रहे हैं उनको तो फौरी तौर पर डेट्स भी मिल रही हैं और वो अपनी वैक्सीनेशन कर भी रहे हैं। मगर रजिस्ट्रेशन के अमल में तेजी लाने की जरूरत है और लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है कि लोग आगे आएं और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। हुकूमत के पास वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है, सेंटर्स मौजूद है, हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। और ये बताने की भी जरूरत है कि ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पे सेफ वैक्सीन है, इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स, मुज़र सेहत इफेक्ट्स नहीं है। और अगर आपने इस बीमारी से बचना है तो ये वैक्सीन ही हल है। और अगर हमने अपने मुल्क से इस वबा को खत्म करना है तो जब तक हम अपनी 70% जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है उसको 7 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर लेंगे, हम इस वबा से इसके फैलाव को नहीं रोक सकेंगे। तो इस वक्त लोग इसको एक नेशनल सर्विस समझ के, एक कौमी जिम्मेदारी समझ कर जो है वो सामने आए और अपने आप को रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेट करें। डॉक्टर साहिबा, ये हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने SOPs की बात की, आपको लग रहा है कि आवाम जो है वो SOPs पर अमल कर रहे हैं? क्योंकि हम तो यहाँ आवाम को बता के, एजुकेट कर करके जो है वो थक चुके हैं। जी देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग जो है वो SOPs को, मेजॉरिटी लोग जो है, क्योंकि जब वो कोरोना को ही कुछ नहीं समझेंगे, कोविड की हैसियत को ही नहीं मानते, तो वो SOPs पे किस तरह से अमल दरामद करेंगे। हुकूमत ने एक स्टेप लिया था कि जाहिर है ये भी बड़ा मुश्किल स्टेप होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें रोकनी पड़ी थी जो कि गवर्नमेंट की फर्स्ट चॉइस नहीं थी, पर हम लोगों ने 10 दिन की एक ब्रेक दी थी ताकि इस फैलाव का जो है उसका जोर तोड़ने में, इस वेव को तोड़ने में वो 10 दिन का जो गैप था वो बहुत ज़रूरी था। मगर उसमें भी हमने देखा है कि ईद से पहले शटर डाउन करके लोग जो थे वो अंदर शॉपिंग कर रहे थे, बाहर से शटर डाउन था। और उसी तरह से बाकी भी जो ईद के इज्तिमात हैं उसके अंदर मास्क का इस्तेमाल नहीं देखा गया, लोग गले भी मिल रहे थे। तो ये तमाम जब हुकूमत किसी किस्म के SOPs इशू करती है तो मैं समझती हूँ कि लोगों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। आने वाले दिनों में आगे क्या होगा इसका बहुत हद तक इन्हिसार जो है लोगों के रवैये पे होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग सीरियस हो जाए। डॉक्टर साहब, बात यह है कि पिछले साल आपको याद होगा कि इंडिया में एक वेव आई, फिर पाकिस्तान में वेव आई। इस साल भी तकरीबन वही पैटर्न रहा, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में इस तरीके से कोई बहुत बड़े लेवल पे इस तरह ये वबा नहीं फैली। अगर हम साइंटिफिकली, साइंसी हवाले से देखें तो हमें ये क्रेडिट बहरहाल अवाम को देना पड़ेगा कि अवाम ने SOPs पे जनरली अमल किया। अच्छा, वो एक सेगमेंट ज़रूर है जो अमल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत जो जितना भी हमारा फैलाव है वबा का वो डेफिनेटली उन्हीं लोगों की वजह से है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये तो मानेंगे कि पाकिस्तान कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक या बहुत सारे ममालिक से हमारी आवाम ने बहरहाल जिम्मेदाराना रवैया भी अपनाया है। मतलब मैं हिना से थोड़ा सा अपोजिट मेरा ख्याल है, तो आप इसकी भी तस्दीक करेंगी या? नहीं जी, देखिए, बिल्कुल एक तबका ऐसा है जिन्होंने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है।
मगर उसके अलावा जो कुछ पॉलिसीज थी, जिसके अंदर ये स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसीज थी कि जहाँ पर एक खास नंबर से ज्यादा इस इलाके में केसेस आते थे, उन इलाकों को शट डाउन किया गया। तमाम दफातर में हाजिरी जो है वो 50% की गई। ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो लिमिटेशन लगाई गई 50% पैसेंजर्स की। तो ये बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जो कि काम भी चल रहा था, मामला भी चल रहे थे मुल्की, मगर साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस के साथ चल रहे थे और लोगों ने बिल्कुल कोऑपरेट किया। लोगों को क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। शादी हॉल्स बंद रहे हैं, शादी हॉल्स के कारोबार बंद रहे हैं, उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। उसके अलावा बाकी भी जो SOPs दुकानें जल्दी बंद करनी थी और वो सारी बहुत सारे लोगों ने बहुत कोऑपरेट भी किया है, क्योंकि ये जो फैलाव रुका था या जो प्लेटो आया है, डेफिनेटली ये आवाम की कोऑपरेशन के बगैर नहीं हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मीडिया वर्कर्स के हवाले से एक ऐलान किया गया था, क्योंकि मीडिया वर्कर्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं हर वक्त बाहर फील्ड में, हर जगह पे, तो उनके हवाले से भी वैक्सीनेशन के हवाले से कोई ऐलान किया गया था। इस वक्त क्या सूरत हाल है, यानी वो ऐसा हो रहा है कि मीडिया वर्कर्स को वैक्सीन लगवाई जा रही है? जी देखिए, अव्वल तो मैं समझती हूँ कि अब 30+ जो है उसमें बहुत सारे मेजॉरिटी लोग इसमें भी कवर हो जाएंगे कि इस एज वाइज जो वैक्सीनेशन खुल रही हैं उसके अंदर हम लोग जनरली भी सब कवर हो जाएंगे। मगर डेफिनेटली इनके लिए कमिटमेंट की गई है, तो इनके लिए भी जरूर फिर हुकूमत कोई ना कोई इकदाम करेगी, क्योंकि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो भी अंडर डिस्कशन है NCOC में कि जो लोग ज्यादा एक्सपोज्ड हैं उनको भी थोड़ी सी प्रेफरेंशियल जो है वो दिया जाए, प्रेफरेंस उनको दी जाए। तो इंशाल्लाह इनके लिए भी जल्द कोई ना कोई जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आखिर में बस ये बता दीजिए कि इस वक्त अगर आप मतलब वो डाटा देखा जाए या स्टैटिस्टिक्स देखे जाए बाकी ममालिक के और पाकिस्तान के, तो इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं कितने वैक्सीन लगाने में, और इस वक्त हमारे पास जो यानी सप्लाई के हवाले से कितनी आ रही है, कि इस वक्त हमारे पास कितनी मौजूद है 7 करोड़ आवाम, इस हवाले से यानी बाकी ममालिक से अगर हम कंपेयर करें तो इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान में डेफिनेटली थोड़ा सा अमल स्लो है। मैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर हम अपने आप को यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका या न्यूजीलैंड वगैरह से कंपेयर करें तो डेफिनेटली हमारा थोड़ा सा अमल स्लो है। मगर आपने ये देख रहे हैं कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी देखिए भूटान में जो है वो 60% पॉपुलेशन जो है वो कवर हो गई और पाकिस्तान में इतनी, मगर हमने ये देखना है कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन ही 7.5 लाख है। अगर 5 लाख भी कवर हो जाते हैं तो उनकी वो 60% पॉपुलेशन, तो पाकिस्तान का असल इशू ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हम लाखों में भी करते हैं तो वो फिर भी हमारा 1% बनता है। तो बहरहाल ये स्लो है, इसको कुछ होना चाहिए और हुकूमत इस वक्त अपनी तमाम चैलेंजिंग भी है, बहुत बड़ी आबादी उसको लगाना, फिर आपको ये तमाम इंतजामात, ये तमाम चीज़ें करने में बस हम तो ये कह सकते हैं वकार साहब के SOPs को जो है ना फॉलो करें जितना हो सकता है। यहाँ लेंगे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए एक्सप्रेसो। नाजरीन, लॉकडाउन तो खत्म हो गया है और सारे रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं, लेकिन आप डाइन इन नहीं कर सकते, आप खाना टेक अवे जरूर कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं आई हूँ समनाबाद में, जहाँ पर है चंदूर रेस्टोरेंट। ये चाय और फास्ट फूड तंदूर में तैयार करते हैं। इनकी स्पेशलिटी क्या है और ये तंदूर में क्या क्या बनाते हैं, चले आए चलकर देखते हैं। नाजरीन, मैं चंदूर रेस्टोरेंट के किचन में मौजूद हूँ और मेरे साथ है शेफ गुलजार। आप मुझे बताएं, आप अभी क्या बना रहे हैं? ये स्पेशल नान बना रहे हैं हम। कैसे बनेगा ये, क्या क्या डलता है इसमें? इसमें चिकन डलता है, इसमें चीज़ डलती है, इसमें प्याज ब्लैक ओलिव होते हैं। ये जो आप डो बना रहे हैं तो इसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है? इसको तैयार करने में 10-15 मिनट लगते हैं और बन जाती है, और फुल तैयार होने में जब पेड़ा तैयार करने से आधा पौना घंटा लग जाता है। आप कितनी किस्म के ये नान और पिज़्ज़ा बनाते हैं? ये 3-4-5 किस्म के हैं। पिज़्ज़ा नान है, स्पेशल नान है, चीज़ी ग्रीन है, बारबेक्यू नान है। अब ये शवारमा लग रहा है, बारबेक्यू शवारमा बना रहा हूँ मैं। इसमें क्या क्या डालेंगे आप बारबेक्यू शवारमा में? इसमें सलाद होता है, खीरा प्याज, बारबेक्यू सॉस। इसको कितना टाइम चाहिए होता है तंदूर? नान को 3 मिनट लगेंगे और शवारमे को 2 मिनट। जो चाय आप बनाते हैं वो कितनी देर में तैयार हो जाती है? चाय 5-7 मिनट लग जाते हैं। तंदूरी चाय को, वो स्पेशल चाय होती है,
थोड़ा टाइम लगता तो है। वो क्या उसमें क्या आप ऐसा खास डालते हैं जो लोग इतनी चाय की तारीफें कर रहे हैं? उसमें मसाले होते हैं, उसमें वो इलायची होती है, शक्कर की बनी होती है, तंदूर के अंदर मटका रखते हैं, वो उबालते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सांदे से आए हैं लाहौर के। अच्छा, और अभी आपने किस चीज़ का ऑर्डर दिया है? हम लोगों ने तंदूरी शवारमे का ऑर्डर दिया है। वो बेसिकली इनका ज़रा ज़्यादा मज़े का टेस्टी होता है इस वजह से। अच्छा, तो दूसरा शवारमा जो होता है और तंदूरी शवारमा होता है, ये क्या आपको डिफरेंस लगता है दोनों में? ये असल में तो एक तो ये है कि उसकी बेस का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर तो एक वो दूसरा है यानी कि बेस, और जो तंदूरी शवारमा ना उसके अंदर एक तंदूर का वो उसका ज़रा टेस्ट अलग हो जाता है। अभी आपने क्या टेक अवे किया है? तंदूरी शवारमा। अभी आप क्या लेने आए हैं यहाँ से? मैं यहाँ से नान और पिज़्ज़ा है। तो क्या फ़र्क है, कहीं और से आप खाते हैं और यहाँ से खा रहे हैं, तो क्या फ़र्क है? डेफिनेटली टेस्ट का डिफरेंट है और इसकी शेप भी थोड़ी डिफरेंट है। नॉर्मली आपको राउंड शेप में मिलेगा, इनका एक शवारमे की टाइप का होता है थोड़ा। पिज़्ज़ा में आपको चीज़ मिलेगी, लेकिन इनका ज़्यादा चिकन से फिल होता है, चिकन का ज़्यादा इसमें यूज़ करते हैं, ये इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। आप कब से खा रहे हैं यहाँ से? मुझे तो तकरीबन 6 महीने हो गए, मगर अच्छा है, शवारमा भी अच्छा है, इनकी चाय भी बहुत अच्छी है और साफ़ सुथरा है। आप चाय की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या आपको फ़र्क लगता है किसी और चाय में और इसमें? क्या खास बात है जो आप इसमें एक इनका जो ना पत्ती और जो है ना वो भी इनकी अच्छी है, जो एक बैलेंस है ना शुगर का, वो भी इनका बैलेंस बड़ा अच्छा है, जिस वजह से मैं ज़्यादा पसंद। मैंने औरों का भी पिया मगर इनका ज़्यादा टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर अहमद अली साहब। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने ये काम स्टार्ट कैसे किया था और कब किया था? बेसिकली हम 3 दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया था 2017 में। तकरीबन महीनों पहले, 2017 से पहले 3-4 महीने ट्रायल्स करते रहे, उसके बाद जाके डिसाइड हुआ कि ये चीज़ अब लॉन्च की है। तंदूर जो आपने नाम रखा है बड़ा यूनिक और डिफरेंट सा है। 3-4 दोस्त थे हम जो मिलकर डिसाइड किया था हमने तंदूर। चाय वगैरह पीने से बैठ के तो एकदम जहन में आया कि यार चाय और तंदूर से रिलेटेड कोई चीज़ होनी चाहिए इस तरह की। तो मेरा दोस्त है, भाई की तरह है, मेरा छोटा तला नाम है, तो एकदम उसने बोला चंदूर करके, तो फिर चंदूर से नाम ये सारा शुरू हो गया। आपकी लाहौर में कितनी ब्रांचेज हैं और कहाँ कहाँ हैं? हमारी माशाल्लाह अभी 5 ब्रांचेज हैं। जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था सिंहपुरा घास मंडी के पास से, वहाँ पे हमारी 2 ब्रांचेज हैं। एक अस्करी 10 में है, एक अस्करी 11 में है, और एक यहाँ पे सन्नाबाद मजाक में 15 में है। आप यहाँ पर क्या क्या सर्व करते हैं? हमारी जो मेन आइटम है वो है तंदूरी शवारमा। तंदूरी शवारमे के बाद हमारे आते हैं तंदूरी नान, तंदूरी पराठे, पिज़्ज़ा रैप आता है, और उसके बाद अवन की आ जाती है चीज़ पिज़्ज़ा, और स्पेशल चाय है। क्लाइंट की डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है? कस्टमर ज़्यादातर आके शवारमा ही करते हैं, क्योंकि एक यूनिक चीज़ है हमारी। लोग तो खा के तंग आ चुके हैं पीटा ब्रेड का शवारमा जो देसी लाहौरी चलता है। हमारी यूनिक चीज़ है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस है, और पिज़्ज़ा रैप हमारी अच्छी सेल करता है। अच्छा, मैंने देखा है कि नुसरत फ़तेह अली खान की पोस्टर वगैरह और पिक्चर्स वगैरह लगी हुई है, तो आपने बाहर भी लिखा हुआ है नशा चाय का, आवाज़ नुसरत की और कलाम बुल्ले शाह का। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए जी, मैं बड़ा फ़ैन हूँ साजी का, तो कौन नहीं है। तो ये जैसे जो हमारा जो थीम था देसी का, तंदूरी चाय का, उसके साथ चाय के साथ जो कवाली लगी हो तो उसका अपना मज़ा है। तो बुल्ले शाह का कलाम होता है, साथ नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ हो, साथ चाय हो, तो मैं कहता हूँ क्या बात है। और ठोकरें ज़माने की, इससे क्या मुराद है? बड़ी खाई हैं आपने ठोकरें? देखिए जी, कौन नहीं खाता, सारी खाते हैं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी का हिस्सा है ये। तो वो एक तरह का वो शेर ऐसा बन रहा था, तो मुझे लिखना पड़ा था ऐसे, तो वो बहुत अच्छा जा रहा है इसके साथ। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन चलना पड़ता है साथ साथ। नाजरीन, कोरोना की वजह से कार डाइनिंग किया है मैंने, और मेरे लिए शवारमा, पिज़्ज़ा रैप और तंदूरी नान और तंदूरी स्पेशल चाय आ चुकी है। अब इसको टेस्ट करते हैं। नाजरीन, तंदूरी शवारमा बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मासूम फ़लस्तीनियों की बात करें तो दुनिया में अमन की अपीलों के बावजूद इसराइली फ़ौज की दरिंदगी जारी है। ताज़ा तरीन हमलों में एक सहाफ़ी समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिससे शुहदा की मजमूई तादाद 225 तक पहुँच गई है। बमबारी के दौरान गज़ा की मज़ीद जो रहायशी इलाके उनको ज़मीन बोस कर दिया गया है। मगरबी किराने पर इसराइली फ़ौज ने एहतजाज करने के बाद जो है सीधी गोलियाँ बरसाई हैं। कहूँ कि ये जो आपने कहा ना कि 200 से ज़्यादा, इसमें 50 से ज़्यादा जो है वो बच्चे शामिल हैं और ये बहुत ही एक अफसोसनाक है। कई अफराद की शहादत और ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं और इसराइली जारियत और बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इसराइल के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया, फ़लस्तीनी परचम किए गए और फ़लस्तीनी परचम लहराए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इसमें पेश हैं और इसमें आलमी बरादरी के किरदार जो है उसको वो किरदार अदा करे, इस चीज़ का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का चौथा इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हो गया है। अमेरिका ने वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए सीज़ फायर की करारदादों को यानी उसको ब्लॉक कर दिया और फ़लस्तीन की सूरत हाल आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जो क़यादत है उसमें उसकी क़यादत में 5 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के वफ़द के साथ न्यूयॉर्क पहुँच रहे हैं, जहाँ वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आवाज़ उठाएंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी इम्तियाज़ गिल साहब ने। इम्तियाज़ साहब, मेरा सवाल ये है कि हम एक पैटर्न देख रहे हैं इसराइल की रवैये का भी, यानी इसराइल जो है वो पिछले 70-80 साल में आप देखें तो एक वेव आती है जिसमें वो फ़लस्तीन पे चढ़ाई करता है, जुल्म सितम करता है और उसके बाद एक वेव जो है वो करारदादों की भी आती है। इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ है? क्या ये इसी तरह रहेगा या इसराइल अपनी हरदर्मी की रवायत को इसी तरह बरकरार रखेगा या इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ होगा? देखिए, जो लोग तवक्को करते हैं कि इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ होगा, मेरा ख्याल है वो कोई बहुत ज़्यादा हकीकत पसंदाना उनकी सोच नहीं है। 1947-48 से जो पैटर्न चला है फ़लस्तीन में और इसराइल में, आप देखें कि 1967 में उन्होंने कितने बड़े इलाके पे कब्ज़ा कर लिया था। तकरीबन 80% जो फ़लस्तीनी इलाका है वो उस पर अब तक कब्ज़ा हो चुका है इसराइलियों का, मुख्तलिफ हीलो बहानों से गुज़श्ता 40-50 बरसों के दौरान। अब अगर किसी की ये तवक्को हो कि ये तमाम इलाके फ़लस्तीनियों को वापस मिल जाएंगे और उनकी रियासत उन इलाकों पे कायम होगी जो कभी फ़लस्तीनियों के ज़ेर कब्ज़ा थे, ये कभी नहीं होगा। दुनिया जो है वो चूँकि उसूल पे नहीं चलती है, दुनिया जज्बात पे नहीं चलती है, बल्कि इसको कहते हैं बड़ी कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेशंस होती हैं। सियासी मामला है, इक़्तिसादी मामला है, सिर्फ दुनिया की आबादी का 1% भी नहीं है इसराइल, लेकिन आप अगर वसाइल देखें तमाम यूरोप में और अमेरिका में मिला के जो कि यहूदियों की मलकियत हैं, वो शायद 15-20% कम अज़ कम जो असासे हैं वो यहूदियों के कब्ज़े में हैं और उसी वजह से वो बड़ी ताकतों की सियासत को भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। लिहाजा ये ज़बानी जमा खर्च होगा हर जगह पे, सिविल सोसाइटी उस पर शोर मचाएगी, मुजाहरे करेगी इन अफसोसनाक वाक़यात पे, लेकिन हुकूमतें एज सच कभी भी नेतन्याहू यानी वज़ीर आज़म इसराइल को उसकी मजम्मत कभी नहीं करेंगे। मतलब आप अगर देखा जाए तो ये जो यूरोप के अंदर भी काफ़ी सारे मुजाहरे नज़र आए हैं अवाम के हवाले से, मैं कह रहा हूँ रियासती पॉलिसी अपनी जगह पे, लेकिन अवामी एक जो राय है, क्या वो अवाम का जो एहतजाज है वो रियासती पॉलिसियों पे असरअंदाज होने की ताकत रखता है क्या? देखिए, जो हमने देखा है गुज़िश्ता 25-30 बरसों में इस किस्म की मामलात में, जिसको कहते हैं जियो पोलिटिकल मामलात, उसमें अवामी एहतजाज कोई हैसियत नहीं रखता है। बल्कि मैं देख रहा था कि सदर जो बाइडन, अमेरिका के सदर, जब जवान थे, एक कांग्रेस में सेनेट में एक तकरीर वो कर रहे थे, आज से 35-40 बरस पहले की है वो, और उसमें वो बाकायदा कह रहे हैं कि अगर हम इसराइल को सालाना $3.5 अरब देते हैं इमदाद के तौर पे, तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और अभी भी सालाना $3.5 अरब एक इमदाद के तौर पे, तोहफे के तौर पे इसराइल आते हैं अमेरिका से। और कामिला हारिस नायब सदर ने गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले कहा भी कि आइंदा 10 साल में हम इसराइल को
38 अरब डॉलर देंगे और उसके साथ हमारा यही सबसे बड़ा इजहार यकजहती है, एंड दिस इज़ नॉट अ बिग प्राइस। सो हमें तमाम लोगों को, चाहे हमारी हुकूमत है या हमारे पाकिस्तानी हैं या दूसरे मुसलमान हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि आया शोर शराबा करने से, मुजाहरे करने से, प्रॉपर्टीज़ को जलाने से इसराइल पे या फ़लस्तीनियों के हवाले से बैन-अक़वामी जो पॉलिसी है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? मेरा ख्याल है कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इससे इम्तियाज़ गुल साहब, आप ये नहीं समझते कि ये जो भी करंट ये फ़लस्तीन का मसला और इसराइल का मामला जारी है, इस पर अमेरिका का जो स्टैंड है, चीन ने बहुत सख्त तनकीद भी की है, तो अमेरिका का ये जो वीटो पावर का इस तरह इस्तेमाल करना है, ये अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ गैर मौसर सा नहीं कर रहा? तो अक़वाम मुत्तहिदा मौसर कब थी? अक़वाम मुत्तहिदा तो मौसर सिर्फ पाकिस्तान जैसे, अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों में है। और आपको हमें याद रखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान पे भी जब बमबारी शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2001 में, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद उस हवाले से 21-22 अक्टूबर को आई थी। अमेरिका ने बमबारी 7 अक्टूबर को शुरू कर दी थी। इराक़ में भी यही हुआ था। जब उन्होंने हमले का फ़ैसला किया तो सिर्फ बरतानिया उसके साथ था, बाकी 3-4 बड़े ममालिक ने उनका साथ नहीं दिया, जो कि बाद में शामिल हो गए जंग के समरात से फ़ायदा उठाने के लिए। आपको मालूम है जंग के समरात क्या होते हैं कि पहले ये बमबारी करते हैं, बर्बादी तबाही करते हैं, तो उसके बाद बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स आ जाती हैं तामीर नौ के नाम पे, असलहा के नाम पे। सो ये आपस में जुड़े हुए मफादात हैं, उसकी वजह से फ़लस्तीनी बेचारे यूं ही पिसते रहेंगे। उनकी जो क़यादत है, जिन्होंने इस दफ़ा मौका फराहम किया ये रॉकेट फायर करके, उनको भी बड़े सोचना पड़ेगा कि वो एक हसार में रहते हैं। अब नाजरीन के लिए मैं बताता चलूँ, उनको कई को आइडिया भी होगा कि गाज़ा और रमल्ला जो है वो बिल्कुल एक पिंजरे की मानंद है। उसके चारों तरफ इसराइली कंट्रोल है, चारों तरफ। तो इसराइल की इजाज़त के बगैर हम ना गाज़ा जा सकते हैं, ना रमल्ला जा सकते हैं, जहाँ पे फ़लस्तीनी रियासत का जो हेड क्वार्टर है। तो मुकम्मल तौर पे वो इसराइल के शिकंजे में है। इसके मुकम्मल तौर पे इन द सेंस के आपका अगर खुल्लम खुला जो आना जाना है वो तमाम तर इसराइल पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर कोई ये सोचे कि रमल्ला में या मगरबी पट्टी में, गाज़ा में वो बैठ के इसराइल को मुसख्खर कर लेंगे या इसराइल को अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करने पे मजबूर कर देंगे, तो बड़ी खाम ख्याली है। खामखा कितने हज़ार, 60,000 के करीब फ़लस्तीनी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग भी थे उसमें, वो बेघर भी हो गए। ये आप बता रहे थे 200 के करीब शहीद भी हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि आया इस किस्म के ये जो रॉकेट, बिल्कुल वो भी घर के बनाए हुए रॉकेट हैं, ये चलाने से आपने इसराइल का क्या बिगाड़ लिया? बल्कि उल्टा मज़ीद फायर फ्राम इसराइल, यानी मज़ीद बमबारी शदीद किस्म की उन्होंने उसकी दावत दी। और उसका नतीजा क्या हुआ? नेतन्याहू जो कि हुकूमत नहीं बना पा रहा था, अब उसके मुखालफिन जो सियासी ग्रुप बना रहे थे वो भी उससे तायब हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि इसने जंग शुरू की है और जंग के नाम पे मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। साहब ये बताइए कि जिस तरह यूरोप में हमने एहतजाज देखा है, अमेरिका में भी एहतजाज देखा है, मतलब रियासतों के जो मफादात हैं, चले वो तो एक पेचीदा साइंस है, लेकिन एक इज्तिमाई शऊर जो है, मतलब जिस तरह हमने देखा है कि लाखों लोग जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया सारा, ये चीज़ अरब ममालिक में, अब मैं अरब ममालिक की जो रियासती मामलात हैं उनकी बात नहीं कर रहा, आम आवाम की बात कर रहा हूँ कि मतलब OIC की करारदाद के बाद एक तो उधर से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया, और दूसरा यह है कि वहाँ पे हमें उस तरह के प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया, उस तरह के एहतजाज नज़र नहीं आया। मैं इज्तिमाई शऊर की बात करूँ, आवाम की बात करूँ। जी, तो उस पर देखें, उनको इससे मेरा ख्याल है कि आम तौर पर लोगों को फ़लस्तीनियों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, ख़ास तौर पे अरब ममालिक में, क्योंकि उनका मतमे नज़र इस वक्त तमाम तर इक़्तिसादी है। इक़्तिसादी ताल्लुकात देखें ना, जिस तरह साबिक़ सदर ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात पे प्रेशर डाल के इसराइल को तस्लीम भी करवा लिया, राब्ते भी बहाल करवा दिए, तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि जितनी भी ये अरब रियासतें हैं, चूँकि ज़्यादातर मोनार्कीज़ हैं, यानी बादशाहतें हैं, और वहाँ पे अवाम जो मर्ज़ी कर लें, होता वही है जो बादशाह सलामत चाहते हैं, और बादशाह सलामत की ख्वाहिश है कि लोग घरों में रहें, उन्हें एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो कि $6 अरब के लिए IMF के मोहताज होते हैं, उनमें उनको ये आगे करते हैं शायद एक कि आप आएँ, आप मुसलमान मुल्कों के और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए आके खड़े हों, हमें लीड करें।
अब तुर्की का आप देखें, एर्दोगान साहब शोर बहुत मचाते हैं, उनकी एयरलाइन अभी तक मुनक़ते नहीं हुई है, अभी तक वो टेल अवीव जा रहे हैं। 80%, 90% एयरलाइंस टेल अवीव नहीं जा रही, मुजाहरों की वजह से, कई जगह पे यकजहती की वजह से नहीं जा रहे फ़लस्तीनियों के साथ। तुर्की की टर्किश एयरलाइंस ने अपना सिलसिला अभी मुअत्तल नहीं किया है। तो पाकिस्तान की क़यादत को भी ये जो हम उछल उछल के इधर उधर जा रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए कि अपने इम्तियाज़ गुल साहब, आपकी आवाज़ कुछ कट रही है। इम्तियाज़ गुल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैं आखिरी एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी, मतलब अगर देखा जाए तो पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान और तुर्की जो हैं वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आए हैं, और शाह महमूद कुरैशी और अब तुर्की गए, फिर वहाँ से पेरिस गए, फिर अभी न्यूयॉर्क में हैं। सफारती सतह पे इन चीज़ों का कोई असरात होंगे? ज़ीरो। मेरा अपना नहीं ख्याल पर से बहुत कुछ हासिल होगा। इम्तियाज़ गुल साहब, वैसे आप बहुत ही मतलब हक़ाइक़ ऐसे ही तल्ख़ होते हैं जिस तरह आप बात कर रहे हैं, और बिल्कुल इसी तरह ही होती है। कोई आप क्या समझते हैं कि यानी कोई ऐसा तरीक़ाकार, ये तो तमाम चीज़ें हमने कर दी कि हक़ाइक़ हैं, कुछ इस तरह की हकीकत बताइए कि इसका कोई हल हो सकता है, कोई किसी भी हवाले से कोई ऐसी कोई हल? उसका बुनियादी तौर पे यही है कि जो लोग हमास के पीछे हैं, हमास को चला रहे हैं, उन्हें सोचना होगा कि वो एक हारी हुई जंग क्यों खामखा जीतने की कोशिश में लाखों फ़लस्तीनियों की जान और माल को, उनकी मईशत को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। एक हकीकत है, हकीकत आपको कबूल कर लेनी चाहिए कि गज़ा की पट्टी है, रमल्ला है, छोटे छोटे इलाके हैं। आप किस तरीके से उसी को अगर महफूज कर लें, और इसराइल के साथ, मतलब लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, हमारे यहाँ आपको पता है बड़ी जज्बाती कौम है, लेकिन अगर कोई ये समझे कि आप इस किस्म की एहतजाज और इस किस्म की मज़ामत जारी रख के वो इसराइल को मुसख्खर कर लेंगे, इसराइल को मजबूर कर लेंगे फ़लस्तीनी रियासत जो कि फ़लस्तीनी जिस अंदाज में चाहते हैं कायम करने के लिए, ऐसा मैं नहीं समझता कभी होगा, क्योंकि आलमी क़ुव्वतें आपके साथ, इनके साथ नहीं हैं। दुनिया भर में इम्तियाज़ गुल साहब, आखिरी मुझे थोड़ा सा मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। वो ये है कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है, मतलब ये है, हकीकत है, लेकिन जो आम आदमी है उसका जो एहतजाज है, मतलब देखिए ना, एक रजिस्टर तो आपको करवाना पड़ता है। मतलब अखलाकियात के हवाले से भी मैं बाहर निकल के अगर फ़लस्तीन के हवाले से बात करता हूँ, चाहे वो इतनी मौसम, लेकिन एक दूसरा एक हो सकता है कि बिल्कुल खामोशी इख्तियार की जाए। उस खामोशी इख्तियार करने के बजाय ये जो भी एहतजाज की जो भी सूरत है, कम से कम वो तारीख के जो क्या कहते हैं सफ़े हैं, उन पर रजिस्टर तो होनी चाहिए। यहाँ तक आप एग्री करते हैं? ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जो गरीब आदमी है, जो छोटे छोटे काम करते हैं, आप कहें कि जी हमने अमेरिका, इसराइल जितनी हम बाइकआउट कर देते हैं, अब बाइकआउट करें। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ थे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू की, कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ जो है वो उन्होंने हमारे सामने रखे, और लेकिन बहरहाल हिना, मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली वो एहतजाज जो है वो आम आदमी का, आवाम का, वो अपनी जगह पे एक तारीख़ के सफ़ों में रजिस्टर कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी है कि आप जुल्म या किसी भी आंवले को देख को बिल्कुल खामोश हो जाएं, तो वो भी शायद कोई मुनासिब रवैया नहीं है। बाकी वो जो बातें कर रहे थे वो यकीनन बहुत ही तल्ख़ हक़ाइक़ थी। बिल्कुल। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अब कुछ बात करते हैं ख़वातीन की, जिनको मुल्की मामलात में बराबर का शरीक किए बगैर यानी तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। सियासी, समाजी और मुआशी तरक्की में ख़वातीन को सावी सतह पर लाने के लिए तालीम व तरबियत की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर मुआशरती बेदारी में अव्वलीन तरजीह जो है वो तालीम है, और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए भी तालीम बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि पढ़ी लिखी ख़वातीन मुल्क के बड़े बड़े इदारों को लीड कर रही हैं। उन्हें होनहार, इन्हीं जो होनहार ख़वातीन हैं, इन्हीं में से एक खातून आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो ग्रुप एम पाकिस्तान की चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमना खतीब साहिबा। उन्हीं से जान जदीदियत के इस दौर में ख़वातीन को कैसे बाख्तियार बनाया जाए, और कुछ इस ग्रुप के बारे में भी हमें बताएं। सबसे पहले थैंक यू सो मच आमना खतीब साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो में। बताइएगा ग्रुप एम के बारे में, किस तरह से ये काम कर रहा है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे इस शो में बुलाया, सो थैंक यू सो मच। सो अगर मैं आपको थोड़ा बहुत ग्रुप एम के बारे में बताऊं, सो ग्रुप एम एक मल्टीनेशनल मीडिया कंपनी है। 100 कंट्रीज में हमारे ऑफिसेज हैं। पाकिस्तान में हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हैं। सो
बेसिकली हमारा काम यह है कि अपने क्लाइंट्स को सही चैनल, सही टाइम स्लॉट, सही कंटेंट, सही प्रोग्राम में किस वक्त आपको एडवर्टाइज करना चाहिए. सो फॉर आवर क्लाइंट्स यू नो मीडिया सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, चैनल सिलेक्शन, ऑडियंस सिलेक्शन, कंटेंट एंड टारगेटिंग. So Group M 20 years plus से पाकिस्तान में है. I think we've grown leaps and bounds in the way we are doing our work. And I've been associated with the group for more than 15 years now. So I think बहुत खुशकिस्मती है that I've been with a group like media group, Group M, in which ख़वातीन एंड मर्द में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है. सो हमारे करियर पाथ बनते हुए ये नहीं कोई पूछता कि आप आप कौन से जेंडर से हैं या आप में इस चीज़ से कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होती. सो ये बहुत कम कंपनीज में होता है. एंड आई एम वेरी लकी दैट आई बीन पार्ट ऑफ सच कंपनीज जहाँ पे मुझे ये फेस एक्चुअली करने को कभी मिला नहीं कि अगर मैं फीमेल हूँ तो मेरी पोटेंशियल कम है या मेरा जो प्रोग्रेस है वो कम होगी. सो आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी. सो दिस इज हाउ ग्रुप एम इज. वी आर वन ऑफ द ओनली मल्टीनेशनल्स इन पाकिस्तान डूइंग अमेजिंग वर्क, अमेजिंग पीपल, अमेजिंग टीम. आमना साहबा, दुनिया जो है वो बिल्कुल तब्दील हो रही है. हम डिजिटल अब एग्रीकल्चरल एरा से इंडस्ट्रियल एरा में दाखिल हुए, इंडस्ट्रियल से अब हम IT एरा में और इंफॉर्मेशन की जो एज है उसमें दाखिल हो रहे हैं. अब ये बताइए कि जो डिजिटल मार्केटिंग है इसकी कितनी ज़रूरत है, और स्पेशली आप इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपके गोल्स क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान की तकरीबन 60-70% जो आबादी है वो 30 साल से कम है, और ये सारे वो बच्चे हैं जो या तो मिलेनियल्स में आते हैं या वो जेनजी में आते हैं, और ये वो सब हैं कि जो उनके हाथ पैदा होती जिनके हाथ में सेलफोन था. अब आप अपने बच्चों को देखिए, हमारे बच्चे जो हैं उन सबको उनकी ज़िंदगी शुरू ही सेलफोन के साथ हुई थी, एंड उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है. तो जब ये ऑडियंस है आपकी, और ये वो लोग हैं जिनको ब्रांड्स टारगेट करना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो कि इस्तेमाल डिजिटल करते हैं, तो फिर जाहिर बात है अगर उनसे बात करनी है तो उन्हीं के जो उनके इंटरेस्ट है उसी के साथ हमको उनके साथ बात करनी होगी. सो एक्सेस ऑफ डिजिटल जाहिर बात है मौजूदा दौर में, जिसकी वजह से we have to be there. So which means if you want to talk to them, we have to be there. डिजिटल एरा में ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, यही हमारे आगे के कंज्यूमर हैं, यही हैं जिनसे ब्रांड बात करना चाह रहा है, तो वहीं करनी पड़ेगी जहां वो हैं. आमना खतीब साहिबा, ई-कॉमर्स के हवाले से बताइए, पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का क्या फ्यूचर है? तो देखिए, ई-कॉमर्स आई वुड से कि कंज्यूमर के जो हैबिट्स हैं ना वो बहुत जल्दी से बदल रहे हैं. ठीक है, अब अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी हो रही है, चाहे वो उसकी रीजन कन्वीनियंस है, आसानी, जिंदगी की आसानी हो जाती है, वो है, मे बी बेहतर डील्स मिल जाती हैं ऑनलाइन, मगर टेक्नोलॉजी की वजह से लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं और हमारी सिचुएशन बदल रही है. अब आई वुड से कि देखें, अब जैसे पिछले साल कोरोना की वजह से अब आप घर से बाहर नहीं निकल सक रहे थे, तो ज़्यादा लोगों ने ई कॉमर्स की अडॉप्शन ज़्यादा जल्दी होनी शुरू हो गई. मतलब जिन लोगों ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था वो लोग भी ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू हो गए, ऑनलाइन खाना मंगवा रहे हैं या ग्रोसरीज मंगवा रहे हैं. सो इस तरह से ई कॉमर्स नीड ऑफ द आवर बन गया है. इट्स नॉट कि आपका दिल चाहे तो आप कर लें, आई थिंक उसकी ज़रूरत ही बन गया है. एग्जैक्टली, ये तो गाँव की सतह पर भी मैं इस बात का गवाह हूँ कि अब वहाँ चीज़ें जब ऑनलाइन हो चुकी हैं, बिल्कुल हो चुकी हैं. ये बताएं कि ख़वातीन को जो मुल्क की जो तरक्की का धारा है उसमें शामिल करना कितना ज़रूरी है. मैं इस पर्सपेक्टिव में ये बात पूछ रहा हूँ कि जो डिजिटल ये एरा में हम हैं, डिजिटल मार्केटिंग और ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, तो पहले जो जॉब्स की नौयत होती थी उसमें हो सकता है कि ख़वातीन के लिए बहुत सारी रुकावटें हों. यहाँ पे तो ये काम की नौयत ही ऐसी है कि ख़वातीन, और बहुत ज़्यादा ख़वातीन को इस धारे में लाया जा सकता है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. मतलब देखिए, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इस बात का बिलीव करती हूँ कि देखिए, अगर पाकिस्तान की आधी आबादी फीमेल्स है, ख़वातीन है, और अगर आधी आबादी कुछ नहीं करेगी तो दुनिया मुल्क तरक्की कैसे करेगा. सो इसलिए इसका तो देयर इज नो टू वेज अबाउट इट कि ख़वातीन कुछ ना करें. अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है, देखिए जैसा आप लोग अभी यू ऑल्सो टच्ड अपॉन अ पॉइंट कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर खातून ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाए. दैट इज़ नॉट द ओनली प्रोग्रेस जो कि दुनिया पाकिस्तान के लिए हो सकती है. अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी आती है, आप घर की बजटिंग, घर की प्लानिंग, सेविंग, बच्चों की एजुकेशन, दैट इज ऑल्सो बिल्डिंग पाकिस्तान की इकोनॉमी में हेल्प करना. देन दूसरी बात ये कि आप, जैसा भी हमने बात की कि विद सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जरूरी नहीं कि आप दफ्तरी की नौकरी करें. आप अपना स्मॉल बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने घर बैठ के चीज़ें कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप
अब तो वर्क फ्रॉम होम ही इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। मगर बहुत अगर आपको करना हो इतने सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप किस तरह से घर बैठे प्रोजेक्ट्स ढूंढें, डिफरेंट टास्क ढूंढें जो आप घर से बैठ के कर सकते हैं। मगर आई थिंक ये बात हमारी यंगर जनरेशन ऑल्सो अंडरस्टैंड्स के जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ था ना कि बस ऑफिस जाएंगे और ये करियर होगा, अब दैट इज नॉट द ओनली वे टू अर्न मनी। और आमना साहब बिल्कुल तब्दील हो रही है और 10 साल बाद की दुनिया जो है वो तो हमें समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या है। और ये डेफिनेटली है ना, सिर्फ डिजिटल एरा के वाले से बात नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रिक कार के वाले से बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल बाद की जो दुनिया है वो मुझे खवातीन की दुनिया नजर आ रही है इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर, क्योंकि मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी है और बहुत सारे इस तरह के शोबे बहुत अच्छी हैं। तो ये आपकी दुनिया है 10 साल के बाद की, क्या कहेंगे आमना साहब? बिल्कुल सही। और पता है आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, तो मेरी 2 बेटियां हैं, ठीक है, एक 16 साल की 10 साल की, और उनको कभी भी हमने ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करा कि तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं कर सकती तो लड़के ये कर सकते हैं। हमने उनसे कहा कि जो करना है ना बस उसमें मेहनत करो, दिमाग लगाओ, तुम सब कुछ कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज द वे द यंगर जनरेशन एंड अरे हम लोगों के जो ग्रैंड पेरेंट्स की टाइम था वो जरा फर्क था, हमारे पेरेंट्स जरा लिबरल हुए, हम जरा और हमारे बच्चों के बीच में वो है ही नहीं कि ये लड़कों के काम है, ये लड़कियों के काम है, वो ये कि काम है, जिसने भी करना है उसका काम है ये। बिल्कुल। सो आई थिंक आमना खतीब साहिबा, हमें ये बताइएगा कि जो डिजिटल मार्केटिंग है इसके जरिए विमेन एम्पावरमेंट को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है? आई थिंक देखें, एक तो ये कि डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया के थ्रू जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप सोच रहे हैं, जो दूसरे लोग सोच रहे हैं, वो अभी दूसरे को बहुत आसानी से मिल जाता है। पहले आपको मे बी लोगों से मिलना पड़ता था, किताबें पढ़नी पड़ती थी, एक्सेस कम था। तो अब जो एक्सेस है ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, व्हाट इज इट, व्हाई इज इट नीडेड, तो अब वो एक्सेस बहुत अच्छा है। उसके अलावा द यंगर जनरेशन, लाइक आई जस्ट सेड, कि दे डोंट डिफरेंशिएट, फॉर देम इट इज एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, नॉट कि जेंडर के हिसाब से। मगर वुमेन एम्पावरमेंट वही बात है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाके आप अपना बेस्ट पोटेंशियल लेके आ सकते हैं, एंड इट विल नॉट डिफरेंशिएट कि आप हैं कौन। सो आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपके पास घर बैठे फोन है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, देयर पीपल जो यूट्यूब का चैनल बना के पूरा अपना घर चलाते हैं। सो इतने सारे ये एवेन्यूज हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत आ गई है। ठीक है, सो वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात है और जो मैंने कहा है कि 10 साल के बाद की दुनिया जो है वो मुझे खवातीन की दुनिया नज़र आ रही है, तो मैं इस साथ ये भी कह रहा हूँ कि वो मुझे एक अच्छी दुनिया नज़र आ रही है, वो एक रिस्पॉन्सिबल रवैये ज़्यादा मुझे नज़र आएंगे और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा खूबसूरत दुनिया होगी। तो मेरे ख्याल में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मुख्तसर सी बात, फिर दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे क्रिकेट की, जहां से शायकीन के लिए अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के बकिया 20 मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में कराने की मंजूरी दी थी। ताहम UAE गवर्नमेंट और बोर्ड ने इजाज़त के साथ कड़ी शराइत भी सामने रख दी, जिस पर फ्रेंचाइज मालकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। UAE की शराइत का जायजा लेने के लिए गुज़श्ता रोज़ PCB और फ्रेंचाइज मालकान का वर्चुअल इजलास हुआ था। बकिया मैचेस के निकात से मुतल्लिक किसी हतमी फैसले तक पहुँचने से कबल जुमेरात तक, यानी आज, किसी भी वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम जो हैं उनके जवाब का इंतज़ार होगा कि क्या वो शराइत में नरमी लाते हैं या नहीं लाते। और इस वक्त हमारे साथ हैं मिर्ज़ा साहब, हमारे फेवरेट। और पहला तो मेरा सवाल ये है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हम उनसे बात करें तो इन्फॉर्मेशन मिले। पहली बात, ये कड़ी शराइत क्या थी और क्या ये जो जुमेरात का हम इंतज़ार कर रहे थे, कोई हवा का कोई ठंडा झोंका आया है, नहीं आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर वकार साहब और हिना आपको भी। और ये तो लॉलीपॉप है जो इन्होंने जुमरात तक दिया है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था जब ये खबर आई थी कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के मैचेस को मुलतवी कर दिया गया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मामले को ठंडा करने के लिए आज तक का कहा है कि जुमरात को हमारी बातचीत हो रही है। मेरे ज़राए बताते हैं वकार साहब के ये दुबई की हुकूमत के साथ मज़ाकरात कर रहे हैं कि शायद वो मान जाएं, लेकिन उसके 10% चांसेस हैं, क्योंकि जो सूरत हाल गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। आज 20 मई हो गई है, पाकिस्तान कब जाएगा, कब मैचेस होंगे, और फिर 23 जून को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड
रवाना होना है, उसमें किसी तौर पे तब्दीली नहीं लाई जा सकती। तो जो शराइत की बात कर रहे थे कि आप कड़ी शराइत, तो अबू धाबी की हुकूमत ने ये शर्त रखी थी कि जितने लोग भी आएंगे, तकरीबन 400 के लगभग थे, खिलाड़ी, ऑफिशियल्स, टेलीविजन क्रू, कमेंटेटर्स, सबको वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। बगैर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के वो दाखिल नहीं हो सकते। और फिर भारत और जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले बेशतर लोग टेलीविजन क्रू में शामिल हैं और वो अपने अपने ममालिक से आ रहे थे। रेड जोन है उनके ममालिक, अब वो पता नहीं दुबई कैसे आते, पाकिस्तान आकर जाते और उनकी वैक्सीनेशन हुई नहीं। और भारत और साउथ अफ्रीका के लोगों को दुबई हुकूमत वीजा देने में रिलक्टेंट थी। तो बहुत सारे मसाइल थे जिसकी वजह से मैं इसको वकार साहब कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो 7 रुकनी वफ्द, कल भी आपसे बात हुई थी, वहां मजे कर रहा था, 11 मई से मौजूद है मुत्तहदा अरब अमारात में। ये डेली अलाउंस भी ले रहे होंगे, ये 5 स्टार होटल में भी ठहरे होंगे। तो 7 आदमी क्या करने गए थे जब आप इस पर निगोशिएट नहीं कर सके? और एट द 11th आवर आज जो हमारे पास खबरें आ रही है कि शायद दुबई की हुकूमत से ये बातचीत कर रहे हैं, जिसके इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन इम्कानात कम नजर आते हैं। आप तो 10% से कम इम्कानात आप कह रहे हैं। कराची के हवाले से भी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान में भी इसका निकाद हो सकता है। पाकिस्तान में निकाद के हवाले से क्या रुकावटें हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता? देखिए, पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से इन्होंने एनसीओसी से इजाजत ली थी और उन्होंने इनको इजाजत दी और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्केड्यूल का ऐलान किया। 1 जून से 20 जून तक कराची का एक 5 स्टार होटल है, उसको भी पूरे तौर से इन्होंने बुक करा लिया। लेकिन अब जो केसेस बढ़े हैं, खासतौर पर सिंध में भी कुछ केसेस बढ़े। हालांकि कल असद उमर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ नरमी का ऐलान किया, लेकिन मेरे ख्याल में एनसीओसी ने इजाजत तो दी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी थोड़ा रिलक्टेंट था कि अगर खुदा न खास्ता एक आध और कोई केस आ गया, और फिर वक्त कम था इनके पास कि कराची में पहले इनकी सारी तवज्जो मुत्तहदा अरब अमारात पर थी, फिर उसके बाद अचानक कराची में करते, तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वक्त बहुत कम था, जिसकी वजह से कराची में इम्कानात बिल्कुल कम होकर रह गए थे। मेरे साहब ये बताइए कि जो पीसीबी के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा मुझे, यानी अगर ये इनेकाद नहीं हो पाता यानी इसी महीने में, तो आगे आईसीसी स्केड्यूल को अगर आप देखते हैं तो अबे पूरे साल में हमें कहीं कोई विंडो नज़र दिखाई देती है कि बाद में किसी वक्त हो जाए? नहीं, बहुत मुश्किल नजर आता है। नवंबर के बाद कुछ थी, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बांग्लादेश का दौरा करना है नवंबर में, फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जनवरी फरवरी में जो है ऑस्ट्रेलिया जाएगी। फिर हमें ये भी देखना है वकार साहब के जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या वो अवेलेबल होंगे? तो बहुत मुश्किल, एक चैलेंजिंग टास्क है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब का टेन्योर जो है वो सितंबर में खत्म हो रहा है, 4 साल का। तो अब देखते हैं कि आया वो कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते, लेकिन बड़ा मैस मचा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान साहब, उसके अलावा डायरेक्टर कमर्शियल जो पीएसएल के भी डायरेक्टर हैं बाबर हामिद साहब, उसके अलावा उस्मान वाला, असद मुस्तफ़ा, इमरान अहमद खान और ऑन जैदी, ये सारे के सारे 7 अफराद जो है वो वहाँ मौजूद है। समझ लीजिए पूरी क्रीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चली गई। एहसान मानी साहब लाहौर में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब जो है वो इंग्लैंड गए हुए थे, वो अपने घर पर हैं बर्मिंघम में, वहां से काम कर रहे हैं। तो एक मैस मचा हुआ है। तो यकीनन इस जानिब भी लोगों की तवज्जो जाएगी कि आप सही तरीके से अगर मामलात को हैंडल नहीं कर सकते तो क्या आप इतने कॉम्पिटेंट हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को चला सके? लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन, चाहे आप काम करें ना करें, अगर आपके कनेक्शंस हैं, आप फेवरेट हैं, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो मेरा साहब आपकी बातों से मैं ये नतीजा खस कर लूँ कि ये जो मुलतवी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आगे अगर इस तरह का टफ स्केड्यूल है तो इसको हम मतलब कैंसिल ही समझें? अब तक तो कैंसिल समझे, कोशिश तो पूरी होगी क्योंकि फ्रेंचाइजीज के इतने पैसे लगे हुए हैं वकार साहब, और फिर उसके बाद टेलीविजन राइट्स के पैसे हैं, वो जो टेलीविजन राइट्स की मद में हमें मिलने थे, कमर्शियल्स के हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बड़े इसके फाइनेंशियल जो इसके इम्प्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा है। तो अब देखते हैं कि क्या करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आखिरी एक डिच एफर्ट इन्होंने कल रात को मुझे पता चला की है कि दुबई हुकूमत से बात करें, किसी तरीके से उन्हें तैयार करें, लेकिन अगर वहां मैचेस होंगे तो इतना खर्चा होगा करोड़ों रुपए का, और वो फ्रेंचाइजीज और बोर्ड किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे, ये भी एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब तो पीसीबी के ऑफिशियल्स ही दे सकते हैं।
मेरे साहब बाकी शोबों की तरह क्रिकेट पे भी कोई बुरा वक्त आया हुआ है, मतलब कोरोना वायरस की वजह से एशिया कप भी मुलतवी कर दिया गया है। जी हाँ, एशिया कप के तो चांसेस कम थे, वो जून में श्रीलंका में होना था, उसको मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन बाकी जगहों पर क्रिकेट हो रही है। अब आप देखें भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड जा रही है, जहां आइंदा माह जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा। फिर भारतीय टीम इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलेगी। दुनिया में क्रिकेट तो हो रही है, न्यूजीलैंड की टीम भी जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कोविड ने वाकई में क्रिकेट को समझ लीजिए कि बिल्कुल ही एक इतना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, जिसका अजाला बड़ा मुश्किल नजर आता है। PSL 6 का ना होना, मेरे साहब आप ये समझते हैं कि ये पहला जो फेज था जिसमें वो मैचेस हो रहे थे, उस वक्त जो गफलत बरती गई उसकी कीमत काफ़ी बड़ी हमें चुकानी पड़ी है और आगे पड़ेगी। यही तो रोना है वकार साहब के जो PSL 6 में अगर इंतजामात प्रॉपर तरीके से कर लिए जाते और बेहतर तरीके से बायोसिक्योर बबल पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती तो आज ये मुंह न देखना पड़ता। दरअसल उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ एक आदमी को जिम्मेदार करार दिया, जो डायरेक्टर थे मेडिकल के डॉक्टर सुहेल सलीम, और उनको बल्कि कहा गया कि आप इस्तीफा दें। पहले ये कहा गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मेरे साथ बात यह है कि PCB जो है ना, मैं समझता हूँ कि PCB को आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते होंगे, लेकिन अगर आपकी बातें उनको अच्छी लगती होती तो शायद नताज कुछ मुख्तलिफ होते। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और बाद कुछ सरप्राइज है। जी बिल्कुल सरप्राइज है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब जो है PSL 6 की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह कर रहे थे और उनका हमेशा जो तज्जिया है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक नौजवान गुलकारा शायरा राय से करवाएंगे और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इतने कम वक्त में इतना ज़बरदस्त नाम कैसे बनाया। और अब हाल ही में उनका एक गाना आया मोहसिन अब्बास हैदर के साथ जिसका नाम है कमली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत अच्छी हूँ और आई थिंक आप लोगों को देख के और भी अच्छी होगी। अच्छा शायरा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे ये ख्याल आया कि गाना चाहिए, अंदर के सिंगर को कैसे पहचाना और कब पहचाना? मुझे ख्याल ओवरनाइट आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। अच्छा। और वो मेरा ख्याल को आगे बढ़ाया मेरे भाई ने। आई वॉज नॉट रेडी टू डू एनीथिंग इन द लाइफ एंड यू नो सोचने में अच्छा करना क्या है, यू नो जो हर कोई एक यंगस्टर सोचती है कि आगे बढ़ने के लिए करना क्या है, कि बिजनेस स्टार्ट करना है। सो माई ब्रदर टोल्ड मी यू नो तुम बहुत अच्छा गाती हो तो क्यों ना तुम इसको स्टार्ट करो। एंड आई लाइक स्टार्टेड ऑफ विद अ काइंड ऑफ अ जोक, मजाक में मैंने शुरू किया था। अच्छा। सीरियसनेस को लिया था। और जब मैंने पहला गाना अपना बनाया थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज अ डायरेक्टर सनी यूजी, ही मेरा म्यूजिक वीडियो इन दुबई, और वो गाना मैंने रिलीज़ किया, इट कॉल्ड रात, और वो बॉलीवुड से पिकअप कर लिया गया एक महीने के अंदर अंदर। जबरदस्त। सो आई थिंक वहीं से द जर्नी स्टार्टेड एंड आई देयर वाज नो लुक बैक, और आगे सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। कह रही हैं कि आपने शुरू में संजीदा नहीं लिया, एक जोक के तौर पे लिया, लेकिन जब लोग संजीदा हो गए तो फिर आपने क्या तो फिर मैं भी संजीदा हो गई। हाँ, और एक्चुअली मैं स्कूल में ट्रेंड रही हूँ सिंगिंग के अंदर। पाकिस्तान में जब मैं हाई स्कूलिंग कर रही थी तो अनवर रफ़ी साहब जो हमारे एक बड़े मायनाज सिंगर हैं प्लेबैक, उन्होंने मुझे स्कूल के टाइम में ट्रेन किया था इनटू क्लासिकल सिंगिंग। और फिर उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, परस्यू नहीं किया, या यू नो आई वाज लाइक अच्छा ये इतना इसको अवेयरनेस नहीं है और पेरेंट्स इतना इसको बकअप नहीं करते। बट लेटर ऑन व्हेन आई डिसाइडेड प्रॉपर्ली कि अच्छा करना है तो फिर करना है, तो फिर अब कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रही है। शायरा, आपने जिस तरह से बताया कि शुरू में आपने इतना खास को इसको सीरियस भी नहीं लिया, फिर आपने इसको प्रॉपर टीचर आपके पास थे, मुझे ये बताइए कि रियाज आप कितनी देर करती हैं या दिन में अगर हम बात करें, क्योंकि रियाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल ऐसे। जब अनवर साहब थे स्कूलिंग का टाइम था तब तो वो सरगमें जो होती थी और वो कल्याण सी एमन कल्याण सी जो शास्त्रीय संगीत की जो चीज़ें होती थी वो तो करवाते थे हारमोनियम के ऊपर। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो मेरे साथ नहीं है, वो अपने मतलब लाइफ में है मसरूफ़ और मैं अपने में हूँ, तो इतना वो प्रॉपर यू नो फोकस तो नहीं होता। बट आई डू रियाज इन माई ऑन वे, जैसे कि यू नो माइनस ट्रैक प्ले करके खुद गा लिया खाली अंधेरे कमरे में ऊंची ऊंची आवाज़ में। अभी जब हमने शुरुआत की थी तो जो गाना आपका प्ले
हो रहा था, अभी तक ना मेरी दिमाग में वही गूंज रहा है। मैं चाहता हूँ हम गुफ्तगू का भी सिलसिला रखें, लेकिन और वो गुनगुना के भी सुना दे हमें। ज़रूर ज़रूर। मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगी इस गाने को कामयाब करने में। ये कांस फिल्म फेस्टिवल जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पर ये नॉमिनेट हुआ है। और आई एम गोइंग टू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल इन जुलाई एंड आई थिंक आफ्टर माहिरा आई विल बी द ओनली वन हु विल बी गोइंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। ऑल राइट, सो विश यू गुड लक। उसके लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है ना वो पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करें। पहले वो गाना सुना दें। डेफिनेटली। जबरदस्त। अच्छा शायरा, मुझे ये बताएं कि म्यूजिक में डिफरेंट जॉनर्स होते हैं, आप किस जॉनर को सबसे ज्यादा एंजॉय करती हैं? क्लासिकल, सूफी, पॉप, फोक, व्हाट? अच्छा, फॉर मी क्लासिकल इज द मोस्ट टफेस्ट वन फॉर मी। मैंने जब ये गाना किया था इट वाज काइंड ऑफ पॉप क्लासिक, क्योंकि इसमें म्यूजिक जो है वो सारा पॉपिस्टिक है और जो इसके लिरिक्स और इसकी अदायगी है वो क्लासिकल है। और मैं खुद जैज़ गाती हूँ, तो आई वॉज लाइक यू नो आई एम नॉट अ पर्सन, मेरा खुद का जो पर्सनल फेवरेट है वो तो जैज़ है, लेकिन क्लासिकल एक क्योंकि ट्रेंड हूँ उसके अंदर, एक बेस है, पाकिस्तान से काफ़ी रिलेट करता है, हमारे आर्ट से क्लासिकल बहुत रिलेट करता है। सो आई पर्सनली लाइक क्लासिकल मोर। हाँ, उसमें मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, लेट मी बी ऑनेस्ट, लेकिन आप ये ना प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा शायद हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने इस चीज़ को परस्यू किया और स्टार्ट किया तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? यू नो द एक्सेप्टेंस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्सेप्टेंस। नहीं, भाई की सपोर्ट थी, बाकी भाई क्योंकि फैमिली की सपोर्ट हो तो फिर तो भाई इज बेसिकली ही लिव्स इन सऊदी एंड ही इज अ मुंह भोला भाई। जो खुद के ब्लड रिलेशंस थे उन लोगों ने एक्सेप्टेंस में बहुत टाइम लगा दिया। आई थिंक बाद में बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, ये उनको पता चल रहा होता है कि तमाम सक्सेस स्टोरीज में खवातीन के साथ ये होता है कि मतलब जब आप कामयाब हो जाती हैं फिर दे फील प्राउड। लेकिन उससे पहले अच्छा शायरा ये बताइएगा कि उस दौर की तरफ जाते हैं जब आप कह रही थी मैं संजीदा नहीं हूँ। हाँ। तो मुझे बताइएगा कि उस दौर में मतलब किसी भी कोई भी गुलकार हो, गुलकारा हो, उनके ज़हन में कोई होता है, जिस तरह कोई किसी को रफ़ी साहब पसंद है, किसी को रोल मॉडल एक आइडियल होता है। आपका कौन सा है आइडियल? मैडम नूरजहां। अच्छा, वो लगता भी है तो थोड़ा बहुत यू नो उनकी मैं स्टाइलिंग की बहुत फ़ैन हूँ, उनकी द वे शी एक्सप्रेस एंड जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी आवाज़ में, और बड़ी जाहिर सी बात है बहुत डिफरेंट। अच्छा, ये चीज़ आपको बहुत बुलंद भी ले जाएगी। उसकी वजह है कि आपको आइडियल ही इतना बुलंद है, तो मैडम की कुछ चीज़। हाँ श्योर, व्हाई नॉट, अगर सुना दे। हाँ श्योर डेफिनेटली। मेरा बड़ा एक फेवरेट गाना है जो मैं मोस्टली शोज में गाती हूँ, कहंदे ने नैना मैडम का, ठीक है? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं शायरा के ऐसे राग होते हैं, पंचम, ठुमरी, पता नहीं, हमें तो इतनी म्यूजिकल टर्म्स का नहीं पता, लेकिन सुनने में आया है कि बहुत सारे राग होते हैं, तो कौन सा ऐसा राग है जिसको सीखने में टाइम लगा और वो मुश्किल भी उतना ही था? एमन कल्याण नाम का एक राग था जो कि फारसी में उर्दू फारसी मिक्स थी, और मैं जब स्कूल के क्वायर में गाया करती थी, आई वॉज विद 2-3 बॉयज एंड 2-3 गर्ल्स, वी हैड अ क्वायर, यू नो, जो असेंबलीज में खड़े होके गाते हैं बच्चे। और जब अनवर साहब ने स्टार्ट किया था ट्रेन करना, तो उन्होंने ये हमें छोटी मोटी चीज़ें बताई थी कि इस तरह यू नो गला साफ होता है, तो वो बड़ा मुश्किल था, वो बड़ा मुश्किल था। अच्छा मुझे आखिर पे क्विकली एक मैसेज फैंस को क्या देना चाहिए कि फैंस को भी और ओवरऑल जो खवातीन हैं, जो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो आपको चैलेंजेस हुए, लेकिन फिर भी बहरहाल आखिर पे तो कामयाबी आपको मुकद्दर बनी, क्विकली कोई मैसेज दी? The message is that be real. I think जितना आप रियलिटी को दिखा सकते हो अपने अंदर से, किसी की परवाह मत करो, किसी की सोच की परवाह मत करो, जो हो वो आओ सामने। आई थिंक द मोर रियल यू आर, द मोर एम्पावर्ड यू आर। सो फॉर मी रियलिज्म मैटर्स अ लॉट। जो आप खुद के साथ सच्चे हो सकते हो, अगर आप दुनिया के साथ सच्चे हो जाओ तो फिर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। जब शो इस तरह एंड हो रहा हो ना तो बहुत ही मजा आता है। मजा आता है। बहुत अच्छे और पॉजिटिव नोट पे शायरा ने हमें ये मैसेज दिया। बिल्कुल, अब लेंगे आपसे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे और वकार अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।